क्यों कुछ बच्चों के पास अपने जन्मदाताओं के लिए इज्जत की दो रोटी नहीं होती। आज अपने कमरे में गुमसुम बैठे 80 वर्षीय सोहनलाल जी बहुत कुछ सोच रहे थे। पास लेटी जीवन संगनी रीता, जो उनके सुख दुख की साथी रही थी, आज लकवे के कारण बेबस पड़ी थी। बेबस तो खुद सोहनलाल जी भी थे, किसी बीमारी से ज़्यादा अपने से सताए हुए जो थे। 80 की उम्र देखभाल चाहती है, जहाँ उन्हें अपनी बीमार पत्नी की देखभाल भी खुद करनी पड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि जीवन की संध्या वेला में सोहनलाल जी अकेले थे, भरा पूरा परिवार है। उनका 2 पद पर आसीन बेटे, जिसमें से एक का देहांत कुछ महीने पहले हुआ है, बहुएं है, पोता पोती है। अभी अभी एक पोते का आईआईटी से इंजीनियर बन 40 लाख का पैकेज लगा है। कुल मिलाकर उनके बेटे पोते करोड़ों के मालिक थे, लेकिन उनके पास माँ बाप के लिए समय तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी। पत्नी को निहारते निहारते सोहनलाल जी अतीत में पहुँच गए, जब उनका बड़ा बेटा जय कितनी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। एक मामूली कंपनी में क्लर्क सोहनलाल जी ने उसके जन्म की खुशी में अच्छी खासी दावत दी थी। जय के होने के 3 साल बाद प्रकाश पैदा हुआ। उनका घर मानो खुशियों से भर गया। उनकी पत्नी रीता कम पैसे में भी बच्चों को बेहतर परवरिश दे रही थी। सोहनलाल जी ने बच्चों के बड़े होने पर उनकी शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी उस शिक्षा के लिए अपनी गांव की ज़मीन, यहाँ तक कि अपना मकान तक बेच दिया और किराए के घर में आ गए। कुल मिलाकर बच्चों की परवरिश करने में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। सोहनलाल जी कुछ अपने लिए भी बचा सकता था। सब लुटा रहा है तू, आगे चलकर क्या रहेगा तेरे पास। अक्सर उसके दोस्त बोलते, अरे मेरी असली पूंजी मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे कंधे हैं, ये जो कभी मुझे झुकने नहीं देंगे। सोहनलाल जी गर्व से कहते। बड़े बच्चे बड़े हुए, ऊंचे ओहदे पे पहुंच गए, अपना परिवार भी बसा लिया। अपनी नौकरी के चलते सोहनलाल जी अपने किसी बेटे के पास नहीं रह रहे थे, इसलिए दोनों पति पत्नी इस आशा के साथ जी रहे थे कि रिटायर होते ही अपने बेटों को पास रह पोते पोती को खिलाते हुए अपना संध्या बेला काटेंगे। सुनो बेटा जय, मैं कल रिटायर हो रहा हूँ, तुम और प्रकाश आ जाना। कुछ समय बाद सोहनलाल जी ने फ़ोन किया। पापा, हम आकर क्या करेंगे भला? जय बोला, बेटा तुम्हें तो पता है हमारे पास अपना रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो अब तुम हमें अपने साथ ले जाना। सोहनलाल जी बोले, पापा अभी तो आना मुश्किल है। वो क्या है ना कि आपके पोते चिराग का आईआईटी में नाम आया है, तो उसके बेंगलोर जाने की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। आप वही रहिए या प्रकाश से कहिए, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आता हूँ। ये बोल जय ने फ़ोन काट दिया। पुत्र मोह में सोहनलाल जी जान ही नहीं पाए कि बेटे बहाना बना रहा है। खैर उन्होंने प्रकाश को फ़ोन करके वही बात कही। पापा आप तो जानते हो मैं फ्लैट में रहता हूँ, इसमें इतनी जगह कहाँ कि आप आराम से रह सको। मैं जल्द ही नया घर देख रहा हूँ, जैसे ही मिलता है आपको ले जाऊँगा, तब तक घर का किराया मैं भेज दिया करूँगा। प्रकाश का जवाब था, सुनो जी, कहीं हमारे बच्चे हमें टाल तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें रखना ही ना चाहते हो अपने साथ। रीता जी ने उदास हो कहा, ना ना तू गलत सोच रही है, हमारे बेटे लाखों में एक है, इनकी मजबूरी है, वरना दौड़े दौड़े चले आते हम दोनों को लेने। सोहनलाल जी ने पत्नी को तसल्ली दी। वक्त गुजरता गया, दोनों बेटों में से कोई उन्हें लेने नहीं आया। हाँ, मिलने 2-3 बार ज़रूर आए, कुछ पैसे दे, अपनी कोई न कोई मजबूरी बता वो लौट जाते। अब तो सोहनलाल जी को भी लगने लगा, शायद अफसर बेटे के लिए क्लर्क पिता और अनपढ़ माँ बोझ बन रही है, इसलिए उन्होंने कुछ कहना ही छोड़ दिया। उनसे और अपने ऑफिस में ही चपरासी की नौकरी पकड़ ली, जिससे पाई पाई के लिए बेटों का मोहताज ना होना पड़े।
इधर रीता जी बच्चों को याद कर रोती रहती और जल्द ही उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनका शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। अब सोहनलाल जी पूरी तरह टूट से गए और मजबूरी में दोनों बेटों को फ़ोन किया और आनन फानन में बेटे आए और शहर के अस्पताल में माँ को भर्ती करा दिया। जब तक रीता जी अस्पताल में रही उनकी देखभाल नर्सों के द्वारा हो जाती थी। उसके बाद उनका बड़ा बेटा जय मजबूरी में अपने घर ले आया। पिताजी नेहा, जय की पत्नी, को अपनी सोशल सर्विस से बहुत कम समय मिलता, इसलिए उससे सेवा की उम्मीद मत कीजिएगा। आप लोग यहाँ आराम से रहो, काम वाली आपको खाना दे देगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह बोल जीवन फ़ोन पर बात करता निकल गया। सोहनलाल जी के ये शब्द की बेटा तेरी माँ को रोटी से ज़्यादा अपनों के साथ की भूख है, वो मुंह में ही रह गए। दिन बीतते गए, काम वाली सफाई कर जाती, खाना दे जाती, पानी रख जाती, बाकी कोई कमरे में झांकता भी नहीं। जय रात को दरवाजे से हाल पूछ चलता बनता। सोहनलाल जी का कितना मन करता बेटा पास में बैठे दो बात करे। मन तो रीता जी का भी बहुत करता था, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को बच्चे के साथ की बहुत आवश्यकता होती है। अब तो उनका पोता चिराग भी दूसरे शहर में नौकरी पर लग गया था। जय और उसकी पत्नी नेहा अक्सर बेटे से मिलने जाते रहते। एक दिन ऐसे ही दोनों गए थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। झटके से दरवाज़ा खुलने से नेहा तो बाहर गिर गई। उसे मामूली ही चोट आई, पर गाड़ी में आग लगने के कारण जय की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु ने तो सोहनलाल जी और रीता जी को बिल्कुल तोड़ दिया। दोनों दिन रात ईश्वर से शिकायत करते कि हमारे बेटे की जगह हमें उठा लेते तो वैसे भी बोझ है। पिताजी अब आप प्रकाश भैया के पास चले जाइए, क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर चिराग के पास जा रही हूँ। कुछ दिनों बाद नेहा ने बेरुखी से कहा, क्या कहते सोहनलाल जी, जब बेटा ही नहीं तो बहू पर जोर तो नहीं दे सकते थे ना साथ ले चलने को। प्रकाश आया और बेमन से उन्हें ले गया। प्रकाश ने अच्छी खासी कोठी बना ली थी, पर उस कोठी में कुत्ते के लिए कमरा था, माँ बाप के लिए नहीं। उन्हें पीछे का एक कमरा दे दिया गया, जो शायद घर का पुराना सामान रखने के बनाया था होगा। पुराना सामान, हाँ, माँ बाप भी तो बुढ़ापे में पुराना सामान ही हो जाते हैं। बहू अपनी सास के लिए पतली खिचड़ी बना देना ज़रा। प्रकाश के घर आने के अगले दिन उन्होंने अपनी छोटी बहू मीना से कहा, पापा जी अब तो खाना बन गया, अब दोबारा बनाने मेरे बस का नहीं, आप यही खिला दीजिए माँ जी को। मीना ने कहा। थोड़ी देर बाद काम वाली आकर सूखी सब्जी और रोटी रख गई। लकवे से ग्रस्त रीता वो भला कैसे खाती। सोहनलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, रीता अपने बच्चों के लिए काम पैसों में भी पकवानों का ढेर लगा देती थी। कहा, अब उनके बच्चों के पास पैसे तो बहुत है, पर माँ बाप के लिए कुछ करना नहीं चाहते। उन्होंने अपना बैग से बिस्किट का पैकेट निकाला, जो अक्सर रखते थे, कभी भूख लगे तो खाने को। कटोरी में पानी किया और उसमें बिस्किट भिगाकर रीता जी को खिलाने लगे। रीता जी के गालों पर आंसुओं की लकीरें बन गई। ये लकीर अपनी बेबसी की थी या औलाद की बेरुखी की, ये तो वही जानती थी। यहाँ आकर रोज़ ही सोहनलाल जी का अपमान होने लगा। रीता जी को भी कभी खाना मिलता, कभी नहीं। जो खाना मिलता भी वो रीता तो क्या सोहनलाल जी भी के लिए भी खाना मुश्किल हो जाता। कितनी बार वो पानी में भिगोकर रोटी खाते और पत्नी को भी खिलाते। रीता जी बिस्तर पर पड़ी सब देखती सुनती, पर बोल नहीं पाती। सोहनलाल जी पत्नी के सामने बहुत कोशिश करते मुस्कुराने की, पर आंखें चुगली कर दे देती। एक दिन प्रकाश से उन्होंने इसका जिक्र भी किया, पर वो अपने पिता पर ही भड़क गया। अब पापा जितना उससे बनता है करती ही है, ना आज़ाद रहने वाली
मीना बेचारी आप लोगों के कारण बंद सी गई है, तब भी आप उसकी शिकायत कर रहे हैं। सन्न रह गए सोहनलाल जी बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन। वो आंसुओं को पीते अपने कमरे की तरफ बढ़ चले। अंदर जा आकर देखा वो पत्नी भी रो रही थी। उन्होंने पत्नी के आंसू पोंछे और मुस्कुरा दिए। कैसी बेबसी है ये, जिस औलाद के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है, उसके पास ही इतना वक्त नहीं कि देख सके कि उनके अन्नदाता को 2 वक्त की रोटी भी मिल रही है या नहीं। सोहनलाल जी उदास बैठे रहे। रीता जी थोड़ी देर बाद सो गई, पर सोहनलाल जी आंखों में नींद कहा। क्या माँ बाप औलाद इसलिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में उनकी औलाद उन्हें 2 वक्त की रोटी तक को तरसाए? माँ बाप खुद भूखे रहे औलाद के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करते हैं, पर औलाद बड़े हो उन्हें सिर्फ तिरस्कार देते हैं। नहीं, अब और अपमान नहीं सहूँगा। कल को अगर मेरी आंखें बंद हो तो सुलोचना का क्या करेगी? मर भी जाएगी तो बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं होगी। ये बोल सोहनलाल जी उठे और अपना सामान खंगोलने लग गए। उनके हाथ एक बक्सा लगा, जिसमें से कुछ निकाल उन्होंने जेब में रखा और बाहर चले गए। लौट कर आए तो उनके हाथ में 2 कुल्हड़ थे, जिसमें उनकी पत्नी का पसंदीदा कुल्हड़ वाला दूध था। शादी के तुरंत बाद जब वो लोग घूमने गए थे, तब रीता जी इसी देख बच्चे सी मचल जाती थी। फिर बच्चे हो तो अभावों के कारण कभी पिला ही नहीं पाई। वो पत्नी को दूध सुलू प्यार से सोहनलाल जी पत्नी को यही बोलते थे, देख क्या लाया है मैं। सोहनलाल जी पत्नी को उठाते हुए बोले, कुल्हड़ का दूध देख। रीता जी की आंखों में चमक आ गई, वैसे ही चमक जो शादी के बाद आती थी। उन्होंने पहले पत्नी को सहारा दे दूध पिलाया और फिर खुद पी। सुबह काम वाली आवाज़ देती रही, वो नहीं उठे तो प्रकाश और मीना को बुलाकर लाई। लो जी, रात को बूढ़े बूढ़ी ऐश करते हैं, कुल्हड़ देख मीनाक्षी बोली। प्रकाश के बहुत हिलाने पर भी वो नहीं उठे। तभी प्रकाश ने चादर हटाई तो देखा दोनों के मुंह से झाग निकल रहे हैं। अब मीना और प्रकाश घबरा गए। उन्होंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। उसने आकर चेक किया तो पता लगा दोनों ने कुछ जहरीला पदार्थ खा अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली। पुलिस को डॉक्टर ने ही खबर की। पुलिस आई और छानबीन की तो चूहे मारने की दवाई का पैक और एक कागज़ मिला, जिस पर लिखा था, हे ईश्वर, तू किसी माँ बाप को औलाद का मोहताज मत बनाना। जिसे उंगली पकड़ चलना सिखाया होता है, उससे तिरस्कार बर्दाश्त नहीं होता। पोस्टमार्टम को ले गई। रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने दूध में जहर मिलाकर पिया था, जो दूध कभी रीता जी की जान हुआ करती थी। सोहनलाल जी ने उसे ही अपनी और अपनी पत्नी की जान लेने का जरिया चुना। दोस्तों, ये भले एक काल्पनिक कहानी है, पर बहुत से घरों की सच्चाई भी है। मैं जानती हूँ यहाँ कुछ पाठक मुझ पर उंगली भी उठाएंगे कि बच्चे ऐसे नहीं होते। उनसे मेरा कहना है, भले ही सब बच्चे ऐसे नहीं होते, पर कुछ होते हैं। आप पिछले कुछ दिनों में ही खबरें टटोलिए, आपको ऐसी कितनी खबर मिल जाएगी जिसमें माँ बाप बच्चों के सताए होते हैं। बच्चों के पास करोड़ों की संपत्ति होती है, पर अपने जन्मदाताओं के लिए इज्जत की 2 रोटी नहीं होती।